हैरी पॉटर और रहस्यमयी तहखाना। अध्याय 12। भेष बदल काढ़ा। ऊपर पहुंचकर वे पत्थर की सीढ़ी से नीचे उतरे और प्रोफेसर मैगोनिकल ने दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा धीरे से खुला, वो अंदर दाखिल हो गए। प्रोफेसर मैगोनिकल ने हैरी से इंतजार करने को कहा और उसे अकेला छोड़कर वो अंदर चली गई। हैरी ने चारों तरफ देखा। ये बात तय थी, इस साल हैरी जितने भी टीचर्स के ऑफिस में गया था उसमें डम्बलडोर का ऑफिस सबसे ज्यादा दिलचस्प था। अगर वो इस बात से बुरी तरह डर नहीं गया होता कि उसे स्कूल से निकाला जाने वाला है तो वो इसे देखने का मौका पाकर खुश होता। ये एक बड़ा और सुंदर गोलाकार कमरा था जो अजीब किस्म की छोटी छोटी आवाजों से भरा था। चांदी के बने बहुत से विचित्र यंत्र पहिए वाली टेबलों पर रखे थे। इन यंत्रों में से धुएं की हल्की हल्की लकीरें निकल रही थी। दीवारों पर चारों तरफ हॉगवर्ट्स के पुराने हेडमास्टर और हेडमास्टरनियों की तस्वीरें लगी जो अपने प्रेमों में आराम करते हुए ऊँघ रहे थे। वहाँ एक पंजेदार पैरों वाली बड़ी टेबल भी थी। इसके पीछे अलमारी में गंदी और पैबंद लगी हॉगवर्ट्स की बोलती टोपी थी। हैरी झिझका। उसने दीवार पे सो रहे जादूगर और जादूगरनियों को ध्यान से देखा। उसने सोचा अगर टोपी उठा ले और एक बार पहन कर देखे तो क्या नुकसान होगा। वो देखना चाहता था, तसल्ली करना चाहता था कि टोपी ने उसे सही हाउस में भेजा। वो शांति से टेबल के चक्कर लगाकर अलमारी पर पहुंचा। टोपी उठाई और अपने सिर पर रखी। टोपी बहुत बड़ी थी। हैरी ने उसे पहना तो पिछली बार की तरह उसकी आंखों के सामने रखी। हैरी ने टोपी के अंदर काले हिस्से को घूरा और इंतजार करने लगा। उसे कान में धीमी आवाज सुनाई दी, उलझन में हो हैरी पॉटर। हाँ, आपको कष्ट देने के लिए माफी चाहता हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ, तुम सोच रहे हो मैंने तुम्हें सही हाउस में भेजा है या नहीं? टोपी ने उसके मुंह से शब्द छीनते हुए कहा। ये तय करना मुश्किल था तुम्हें किस हाउस में भेजा जाए, परंतु मैं अब भी वही कहूंगी जो पहले कहा था। तुम्हारी सही जगह नाक शक्ति में। हैरी के पेट में मरोड़ उठने लगी। उसने टोपी का सिरा पकड़कर उसे उतार दिया। अब गंदी और मुरझाई सी टोपी उसके हाथ में बेजान थी। हैरी ने दोबारा उसे अलमारी पर रखा। उसका जी मिचलाने लगा। तुम गलत हो, उसने खामोश और स्थिर टोपी की तरफ देखते हुए जोर से कहा। टोपी में कोई हलचल नहीं हुई। हैरी पीछे हट गया। फिर पीछे से एक अजीब रूंधी आवाज आई जिसे सुनकर वो थम गया। वो उस कमरे में अकेला नहीं था। दरवाजे के सुनहरे स्टैंड पर एक कमजोर बूढ़ा पक्षी खड़ा था जो अधमुची मुर्गी की तरह दिख रहा था। हैरी सोच रहा था कि ये बहुत बीमार है। उसकी आंखें बेजान थी और हैरी के देखते ही देखते उसकी पूंछ से 2 पंख और निकल कर गिर गए। हैरी के मन में विचार आया कि बस यही होने को बाकी था। जब वो डम्बलडोर के ऑफिस में अकेला हो, उसी समय डम्बलडोर का पालतू पक्षी मर जाए। तभी उसने देखा कि पक्षी के चारों तरफ आग की लपटें उठने लगी। हैरी सदमे से चीखा और टेबल की तरफ भागा। उसने हड़बड़ी में चारों तरफ देखा, शायद उसे कहीं पानी का गिलास दिख जाए, पर नहीं दिखा। इस दौरान पक्षी आग का गोला बन चुका था। पक्षी जोर से चीखा और अगले ही पल वहां कुछ नहीं था। हैरी को बस फर्श पर राख का सुलगता हुआ ढेर नजर आया। ऑफिस का दरवाजा खुला और डम्बलडोर अंदर आए। बहुत गंभीर दिख रहे थे। प्रोफेसर, आपका पक्षी मैं कुछ नहीं कर सका, उसे न जाने कैसे आग लग गई। हैरी ने आश्चर्य से देखा। डम्बलडोर मुस्कुरा रहे थे। समय हो गया था। वो कुछ दिनों से भयानक दिखने लगा था। मैं उससे कह रहा था कि वो ये काम जल्दी कर ले। हैरी के चेहरे पर स्तब्ध भाव देखकर वो धीमे से हंसे। ज्वाला एक फीनिक्स है हैरी। जब फीनिक्स के मरने का समय आता है तो वो खुद को आग लगा लेता है और अपनी राख से दोबारा पैदा होता है। उस तरफ देखो। हैरी ने समय रहते देखा। राख में से एक छोटे और झुर्रीदार नवजात पक्षी का सिर निकल रहा था और ये भी पुराने पक्षी जितना बदसूरत था। अफसोस है तुमने उसे जलने के दिन देखा, डम्बलडोर ने अपनी टेबल पर बैठते हुए कहा। ज्यादातर समय वो सचमुच बहुत सुंदर होता है, अद्भुत लाल और सुनहरे पंख। फीनिक्स बहुत ही दिलचस्प जीव होते हैं। वो भारी से भारी वजन उठा सकते हैं। उसके आंसुओं में घाव भरने की शक्ति होती है और वे बहुत ही वफादार पालतू जीव होते हैं। ज्वाला के आग में जलने के सदमे में हैरी भूल गया था कि यहाँ क्यों आया है। परंतु जब डम्बलडोर टेबल के पीछे ऊंची पीठ वाली कुर्सी पर बैठे और उन्होंने हैरी को अपनी हल्की नीली निगाह से घूरा तो उसे याद आ गया। बहरहाल इससे पहले कि डम्बलडोर कुछ और कह पाते, ऑफिस का दरवाजा धड़ाम से खुला। बौखलाया हुआ हैग्रिड अंदर आ गया।
उसकी आंखों में जंगली आवेश था। उसकी टोपी उसके झबरीले काले सिर पर रखी थी। मरा हुआ मुर्गा उसके हाथ में छूट रहा था। हैरी ने कुछ नहीं किया प्रोफेसर डंबलडोर। उस बच्चे के मिलने की कुछ सेकंड पहले ही वो मेरे साथ था। उसे समय नहीं मिला है सर। उसने कुछ नहीं किया। डंबलडोर ने कुछ बोलने की कोशिश की, परंतु हैग्रिड बोलता रहा और उत्तेजना में मुर्गे को हिलाता रहा, जिसकी वजह से पंख चारों तरफ फैल गए। वो ये नहीं कर सकता सर। अगर जरूरत पड़े तो हम जादू मंत्रालय के सामने कसम खाने को तैयार हैं। हैग्रिड, आपने गलत बच्चे को पकड़ लिया है सर। हम जानते हैं हैरी ने काम नहीं किया है। हैग्रिड, मुझे भी नहीं लगता कि हैरी ने उन लोगों पर हमला किया है। डंबलडोर जोर से बोले। ठीक है, हैग्रिड ने कहा। अब उसका मुर्गा उसके बाजू में ढीला पड़ गया। ठीक है, हम बाहर इंतजार करते हैं हेडमास्टर। वो लज्जित दिखते हुए पैर घसीटते हुए बाहर चला गया। आपको नहीं लगता मैंने ये किया है? हैरी ने आशा भरे स्वर में कहा जब डंबलडोर ने अपनी टेबल से मुर्गे के पंख हटाए। नहीं, मुझे नहीं लगता। हालांकि उनका चेहरा गंभीर हो गया, परंतु फिर भी मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ। हैरी ने घबरा कर इंतजार किया जब डंबलडोर ने उसे तौला। उनकी लंबी उंगलियां आपस में गुथी हुई थी। हैरी, मुझे पूछना है कि क्या कोई ऐसी चीज है जो तुम बताना चाहते हो? कोई भी चीज? उन्होंने नरमी से पूछा। हैरी को समझ नहीं आया क्या जवाब दे। उसने मेलफॉय के चिल्लाने के बारे में सोचा। अब तुम्हारी बारी है बदजातों। फिर उसने भेस बदल काढ़े के बारे में सोचा जो मायूस मीना के बाथरूम में उबल रहा था। उसे अदृश्य आवाज के बारे में सोचा जिसके बारे में रॉन ने कहा था कि जो बातें दूसरों को सुनाई न दे उन्हें सुनना अच्छी बात नहीं है, जादू की दुनिया में भी नहीं। उसे खुद अंदर से ये डर सता रहा था कि उसका नागेश नाग शक्ति से क्या संबंध है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है सर, हैरी ने कहा। अब तक महल में सिर्फ घबराहट का माहौल था, परंतु जस्टिन और लगभग सिर कटे निक पर दोहरे हमले के बाद तो जबरदस्त दहशत हो गई थी। अजीब बात यह थी कि लोग लगभग सिर कटे निक का हाल देखकर सबसे ज्यादा चिंतित थे। आखिर कौन होगा जो एक भूत का ये हाल कर सकता है? कौन सी जबरदस्त शक्ति जो पहले ही मर चुका है उस व्यक्ति को इतना नुकसान पहुंचा सकती है? हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस में सीटें बुक करवाने के लिए भगदड़ मच गई, क्योंकि सभी विद्यार्थी क्रिसमस मनाने के लिए जल्दी से जल्दी घर पहुंचना चाहते थे। अगर इतनी संख्या में विद्यार्थी चले जाएंगे तो महल में सिर्फ हम लोग बचेंगे। रॉन ने हैरी और हरमाइनी से कहा। हमारे अलावा यहाँ बस मेलफॉय, क्रैब और गोयल होंगे। हमारी ये छुट्टियां मजेदार गुजरने वाली हैं। क्रैब और गोयल हमेशा वही करते जो मेलफॉय करता, इसलिए उन्होंने छुट्टियों में रुकने वालों की सूची पर दस्तखत कर दिए थे। हैरी इस बात से खुश था कि ज्यादातर विद्यार्थी घर जा रहे हैं, क्योंकि वो देखते देखते तंग आ गया था कि वो जिस गलियारे से निकलता था लोग उससे बचकर निकल जाते थे, जैसे उसके जहरीले दांत निकलने वाले हों या वो जहर उगलने वाला हो। बहरहाल फ्रेड और जॉर्ज को ये बहुत मजेदार लगता था। वे गलियारे में हैरी के आगे चलते और चिल्लाते जाते, नाग शक्ति के वारिस के लिए रास्ता छोड़ो, सचमुच बुरा शैतानी जादूगर आ रहा है। पर्सी को उनकी ये हरकत पसंद नहीं आई। उसने रूखेपन से कहा, ये हंसने की बात नहीं है। फ्रेड बोला, अरे रास्ते से हटो पर्सी, हैरी जल्दी में है। जॉर्ज ने किलकारी भरते हुए कहा, हाँ, वो रहस्यमयी तहखाने में अपने जहरीले सेवक के साथ चाय पीने जा रहा है। जीनी को मजाक पसंद नहीं है। जब फ्रेड हैरी से चिल्लाकर पूछता कि वो किस पर हमला करने की योजना बना रहा है, हैरी को इससे फर्क नहीं पड़ता था, बल्कि उसे अच्छा लगता था कि कम से कम फ्रेड और जॉर्ज को तो ये विचार मूर्खतापूर्ण लगता है कि हैरी नाग शक्ति का वारिस है। परंतु उनकी मस्खरी से ड्रैको मेलफॉय उत्तेजित हो जाता। जब भी उन्हें इस तरह की हरकतें करते देखता तो वो बुरा सा मुंह बना लेता। रॉन ने समझदारी से कहा, ऐसा इसलिए है क्योंकि वो ये कहने के लिए उतावला है कि नाग शक्ति का वारिस वही है। तुम जानते हो कि कोई उसे किसी भी चीज में हरा दे तो वो चिढ़ जाता है। वो इस बात से तकलीफ में होगा कि उसके घिनौने काम का श्रेय तुम्हें मिल रहा है। ये ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलेगा, हरमाइनी ने संतुष्टि भरे स्वर में कहा। भेस बदल काढ़ा लगभग तैयार है, हम उससे किसी विधि सच्चाई उगलवा लेंगे। आखिरकार सब समाप्त हो गया। महल में खामोशी छा गई जो जमीन पर जमी बर्फ की तरह गहरी थी। इस खामोशी में हैरी को उदासी की बजाय शांति का एहसास। उसे ये सुखद लग रहा था कि अब गरुड़ द्वार हाउस पर उसका, हरमाइनी का और वीजली बंधुओं का कब्जा था। अब वे हल्ला मचाते हुए एक्सप्लोडिंग स्नैप खेल खेल सकते थे और इससे किसी को कष्ट नहीं होता।
वे खुलकर युद्ध कला का अभ्यास कर सकते थे। फ्रेड, जॉर्ज और जिनी स्कूल में इसलिए रुक गए थे क्योंकि वे अपने माता पिता के साथ बिल से मिलने के लिए मिस्र नहीं जाना चाहते थे। पर्सी को उनका बचकाना व्यवहार पसंद नहीं था, इसलिए वो गरुड़द्वार के हॉल में ज्यादा देर तक नहीं ठहरता। वो पहले ही शान झाड़ते हुए बता चुका था कि क्रिसमस की छुट्टियों में वो सिर्फ इसलिए रुका था क्योंकि प्रीफेक्ट के रूप में उसका ये कर्तव्य था कि इस मुश्किल समय में शिक्षकों की मदद करे। क्रिसमस की सुबह ठंडी और सफेद थी। हरमाइनी पूरी तरह तैयार होकर हैरी और रॉन के कमरे में आ चुकी थी, जो उसके हाथ में उन दोनों के लिए तोहफे थे। जागो, वो खिड़की के पर्दे खींचते हुए बोली। हरमाइनी, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, रॉन ने अपनी आंखों को अंदर आती रोशनी से बचाते हुए कहा। क्रिसमस की बधाई हो। मैं लगभग 1 घंटे पहले जाग गई थी और मैं काढ़े में पतंगे डाल चुकी हूँ। काढ़ा पूरी तरह तैयार है, हरमाइनी ने तोहफा उछालते हुए कहा। हैरी उठकर बैठ गया। अचानक उसकी आंखों की नींद उड़ गई। क्या तुम्हें विश्वास है? बिल्कुल, हरमाइनी ने कहा। उसने स्कैबर्स को हटाया ताकि वो हैरी के बिस्तर के कोने पर बैठ सके। अगर हमें ये करना है तो मैं कहूँगी कि आज रात ही कर लेना चाहिए। उसी पल हेडविग पंख फड़फड़ाते हुए कमरे में आई। उसकी चोंच में एक बहुत छोटा सा पैकेट था। जब वो उसके बिस्तर पर उतरी तो हैरी खुश होकर बोला, हेलो, तो अब तुम मुझसे दोबारा बोलने लगी हो। हेडविग ने प्यार भरे अंदाज में हैरी का कान कुतर लिया। जो तोहफा हेडविग लाई थी उसकी तुलना में हैरी को हेडविग के प्रेम का ये तोहफा ज्यादा पसंद आया था। वो डजली दंपत्ति का तोहफा लाई थी, जिन्होंने हैरी को टूथ पिक भेजी थी और चिट्ठी जिसमें लिखा था क्या वो गर्मी की छुट्टियों में भी हॉगवर्ट्स में रुक सकता है। हैरी की क्रिसमस के बाकी तोहफे ज्यादा संतोषजनक थे। हैग्रिड ने उसे ट्रिकल ट्रॉफी का बड़ा टिन भेजा था, जिसे हैरी ने खाने के पहले आग में नर्म करने का फैसला किया। रॉन ने उसे फ्लाइंग विद द कैनन्स किताब दी थी, जिसमें उसकी प्रिय क्विडिच टीम के बारे में रोचक तथ्य थे। और हरमाइनी ने उसके लिए बाज के पंख वाली एक बेहतरीन कलम खरीदी थी। हैरी ने आखिरी तोहफा खोला। उसमें मिसेस वीजली के हाथ का बुना एक नया स्वेटर और एक बड़ा स्पंजी केक था। उसने अपराध बोध के एक नए एहसास के साथ उनका भेजा कार्ड रखा। वो मिस्टर बीजली की कार के बारे में सोच रहा था, जो लड़ाकू पेड़ के साथ हुई टक्कर के बाद आज तक नहीं दिखी। वो नियमों को तोड़ने की उस योजना के बारे में भी सोच रहा था जो उसने और रॉन ने बनाई थी। ऐसा हो ही नहीं सकता था कि किसी को हॉगवर्ट्स में क्रिसमस के डिनर में मज़ा ना आए, भले ही उसके बाद में भेस बदल काढ़ा पीने का डर सता रहा हो। हॉल भव्य लग रहा था। वहाँ बर्फ से ढके 1 दर्जन क्रिसमस के वृक्ष रखे थे। डम्बलडोर ने गर्म और सूखी अभिमंत्रित बर्फ छत से गिर रही थी। डम्बलडोर ने उन्हें अपने कुछ प्रिय गीत सुनाए। हैग्रिड अंडे के कॉकटेल का हर गिलास पीने के बाद ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बोल रहा था। पर्सी का इस तरफ ध्यान नहीं गया कि फ्रेड ने उसके प्रीफेक्ट के बिल्ले पर जादू कर दिया है, जिसकी वजह से अब उस पर लिखा था वज्र मूर्ख। वो सबसे पूछता रहा कि वो उनकी तरफ देखकर क्यों हंस रहे हैं। हैरी को इस बात की परवाह नहीं थी कि नाग शक्ति की टेबल से ड्रैको मैल्फॉय जोर से उस नए स्वेटर के बारे में व्यंग्यात्मक टिप्पणियां कर रहा था। हैरी ने सोचा अगर किस्मत अच्छी रही तो कुछ ही घंटों में मैल्फॉय की हवा निकल जाएगी। हैरी और रॉन ने अभी क्रिसमस पुडिंग का तीसरा दौर खत्म किया था कि तभी हरमाइनी खींचकर हॉल के बाहर ले आई ताकि योजना को अंतिम रूप दे सके। अब हमें उन लोगों की कोई चीज़ चाहिए जिनके रूप में तुम्हें बदलना है, हरमाइनी ने सामान्य लहजे में कहा, जैसे वो उन्हें वॉशिंग पाउडर लाने के लिए सुपरमार्केट भेज रही। और जाहिर है तुम क्रैब और गोयल की कोई चीज़ ला सकते हो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वो मैल्फॉय के सबसे अच्छे दोस्त हैं। वो उनसे कुछ भी नहीं छुपाएगा। और ये इंतज़ाम भी हमें करना है कि जब हम उनसे पूछताछ कर रहे हों तो असली क्रैब और गोयल वहाँ पर अचानक ना आ जाएं। मैंने सारी योजना बना ली है, उसने आगे बढ़ते हुए हैरी और रॉन के हैरान चेहरे को नज़रअंदाज करते हुए कहा। उसके हाथ में 2 बड़े चॉकलेट केक थे। मैंने इसमें नींद की साधारण दवा मिला दी है। इतना करना है कि तुम इन्हें ऐसी जगह पर रख दो जहाँ क्रैब और गोयल देख लें। तुम जानते हो वो कितने पेटू हैं, बिना खाए रह नहीं पाएंगे। और एक बार जब सो जाएं तो उनके बाल उखाड़ लेना और उन्हें झाड़ू वाली अलमारी में छुपा देना। हैरी और रॉन ने अविश्वास से एक दूसरे की तरफ देखा। हरमाइनी, मुझे नहीं लगता हमारी योजना बुरी तरह से गड़बड़ा सकती है। परंतु हरमाइनी की आंखों में फौलाद जैसी चमक, जैसी प्रोफेसर मैगोनिकल की आंखों में कई बार नजर आती थी।
क्रैब और गोयल के बालों के बिना काढ़ा काम नहीं करेगा। तुम मेल्फॉय से पूछताछ करना चाहते हो या नहीं? अच्छा, ठीक है, हैरी ने कहा, परंतु तुम क्या करोगी? किसके बाल का इंतजाम करोगी? मेरे पास पहले से ही हैं। ये कहते हुए उसने अपनी जेब से एक छोटी बोतल बाहर निकाली और उन्हें उसके भीतर पड़ा इकलौता बाल दिखाया। याद है युद्ध कला प्रशिक्षण में मिलिसेंट वुलस्ट्रोड मेरे साथ कुश्ती कर रही थी। जब वो मेरा गला दबाने की कोशिश कर रही थी तो मेरे कपड़ों पर उसका ये बाल लग गया था। अब वो क्रिसमस के लिए घर गई है। बस मुझे ये बताना पड़ेगा कि मैं बीच में ही वापस लौट आई हूँ। जब हरमाइनी दोबारा भेस बदल काढ़े की जांच करने के लिए गई तो हैरी हैरान परेशान दिख रहा था। क्या तुमने कभी किसी दूसरी योजना के बारे में सुना है जिसमें इतनी सारी चीजें गड़बड़ हो सकती हैं? रॉन ने हैरी से कहा। परंतु हैरी और रॉन के आश्चर्य का ठिकाना नहीं था जब उनके अभियान का पहला दौर उतनी आसानी से सफल हो गया जितना हरमाइनी ने कहा था। वे क्रिसमस की चाय के बाद वीरान प्रवेश हॉल में छुपकर क्रैब और गोयल का इंतजार कर रहे थे, जो नागचक्की की टेबल पर अकेले बचे थे और अपने मुंह में चौथी बार स्पंज केक ठूस रहे थे। जब हैरी और रॉन ने क्रैब और गोयल को बड़े हॉल से बाहर आते देखा तो जल्दी से अगले दरवाजे के पास रखे कवच के पीछे छुप गए। कोई इतना मूर्ख कैसे हो सकता है? रॉन ने विजयी अंदाज में फुसफुसाया। जब क्रैब और गोयल ने खुश होकर देखा और केक की तरफ इशारा किया, उन दोनों ने केक उठा लिया और मूर्खतापूर्ण ढंग से हंसते हुए अपने बड़े मुंहों में केक भर लिए। कुछ समय तक तो वो चटकारे लेकर केक का स्वाद लेते रहे और उनके चेहरे पर उल्लास के भाव नजर आए। फिर चेहरे के भाव बदले बिना वे दोनों फर्श पर पीछे की तरफ लुढ़क गए। सबसे मुश्किल काम था उन्हें हॉल के दूसरे सिरे पर रखी अलमारी में छुपाना। हैरी और रॉन ने उन दोनों को जब बाल्टियों और झाड़ुओं के बीच में छुपा दिया तो हैरी ने गोयल के माथे से 2 बाल उखाड़े और रॉन ने क्रैब के। उन्होंने क्रैब और गोयल के जूते उठा लिए। उन्होंने जो किया था उस पर हैरान होते हुए वे भागकर मायूस मीना के बाथरूम की तरफ गए। बाथरूम के अंदर पहुंचने के बाद काले मोटे धुएं की परत के कारण उन्हें देखने में मुश्किल हो रही थी। धुआं टॉयलेट से निकल रहा था जिसमें हरमाइनी कड़ाही में उबलते काढ़े को हिला रही थी। हरमाइनी! उन्हें कुंडी खुलने की आवाज सुनाई दी और हरमाइनी सामने आई। टॉयलेट की सीट पर कांच के 3 गिलास पहले से तैयार रखे थे। क्या तुमने बाल उखाड़ लिए? हरमाइनी ने सांस रोककर पूछा। हैरी ने उसे गोयल का बाल दिखा दिया। अच्छा, और मैंने लॉन्ड्री से ये दुशाले चुरा लिए हैं। हरमाइनी ने एक छोटी थैली उठाई। जब तुम क्रैब और गोयल में बदल जाओगे तो तुम्हें बड़े कपड़ों की जरूरत होगी। उन तीनों ने कड़ाही को घूरा। पास से देखने पर काढ़ा कीचड़ जैसा लग रहा था जो खदबदा रहा था। मुझे विश्वास है मैंने हर चीज ढंग से की है। हरमाइनी ने एक बार फिर सबसे शक्तिशाली काढ़े नामक किताब के धब्बे भरे पन्ने को परेशान अंदाज में पढ़ते हुए कहा। ये वैसा ही दिखता है जैसा किताब में बताया गया है। इससे पीने के बाद हमारे पास 1 घंटे का समय होगा। इसके बाद हम अपने पुराने स्वरूप में लौट आएंगे। अब क्या करें? हम तीनों इसे गिलासों में बांट लेते हैं और इसमें बाल डाल लेते हैं। हरमाइनी ने गिलासों में ढेर सा काढ़ा डाला, फिर कांपते हुए हाथों से मिलिसेंट वुलस्ट्रोड का बाल बोतल के बाहर निकाला और पहले गिलास में डाल दिया। काढ़ा उबलती केतली में तेजी से हिस्स की आवाज करने लगा। झाग उठा, एक पल बाद उसका रंग पीला हो गया। ओह, मिलिसेंट वुलस्ट्रोड का अर्क! रॉन ने नफरत से गिलास को घूरते हुए कहा। शर्त लगा लो इसका स्वाद भयानक होगा। हरमाइनी ने कहा। जो बाल तुम लाए हो उसे अपने अपने गिलासों में मिलाओ। हैरी ने बीच वाले गिलास में गोयल का बाल डाला और रॉन ने आखिरी में क्रैब का। दोनों ही गिलासों में हिस्स की आवाज के साथ झाग उठा। इसके बाद गोयल के बाल वाला काढ़ा खाकी और क्रैब के बाल वाला गहरे काले भूरे रंग का हो गया। जब रॉन हरमाइनी अपने गिलासों की तरफ बढ़े तो हैरी ने कहा, रुको, बेहतर होगा हम काढ़ा ना पिए। जब हम क्रैब और गोयल में बदल जाएंगे तो कपड़े छोटे हो जाएंगे और मिलिसेंट वुलस्ट्रोड भी कोई नन्ही परी नहीं है। तुम्हारे दिमाग में बहुत अच्छा विचार आया। रॉन ने दरवाजे की सांकल खोलते हुए कहा। हम लोग अलग अलग टॉयलेट में चले जाते हैं। गिलास से भेस बदल काढ़े की एक भी बूंद न छलके, इस बात का ख्याल रखते हुए हैरी बीच वाले टॉयलेट में घुस गया। उसने पूछा, तैयार? तैयार। रॉन और हरमाइनी की आवाजें आईं। 1 2 3। अपनी नाक दबाकर हैरी ने काढ़े को 2 बड़े घूंटों में गटक लिया। इसका स्वाद ज्यादा पकी हुई पत्ता गोभी जैसा था। तत्काल उसके पेट में मरोड़ उठने लगी, जैसे उसने जिंदा सांप निगल लिया हो। वो दोहरा हो गया। उसे ऐसा लगा जैसे उल्टी होने वाली है। उसका पेट जल रहा था। जलन का एहसास तेजी से उसके पेट से लेकर हाथ पैर की उंगलियों तक गया। उसे लगा उसका शरीर पिघल रहा है।
वो अपने हाथ पैरों पर गिर गया। अगले ही क्षण उसकी पूरी चमड़ी मोम की तरह उबलने लगी। उसके हाथ पैर लंबे होने लगे, उंगलियां मोटी होने लगी। इसके अलावा अपने माथे पर होने वाले चुभन के एहसास से उसे पता चला कि उसके बाल उसकी भौं की तरफ लटक रहे थे, जब उसका सीना किसी ढोल की तरह फूल गया था। इस वजह से उसके कपड़े फट गए। उसके पैरों में तेज दर्द हो रहा था, क्योंकि उसके जूते ग्वाइल के पैरों में पूरे 4 नंबर छोटे थे। जितने अचानक ये शुरू हुआ, उतने ही अचानक खत्म हो गया। हैरी पत्थर के फर्श पर मुंह के बल पड़ा हुआ था। आखिरी टॉयलेट में उसे मीना की उदास बड़बड़ाहट सुनाई दे रही थी। उसने मुश्किल से अपने जूते उतार कर दूर फेंक दिए और खड़ा हो गया। उसने पुराने कपड़े उतार डाले। इसके बाद उसने हरमाइनी के लाए हुए बड़े कपड़े पहने, ग्वाइल के नाव जैसे जूतों के फीते बांधे। उसने अपनी आंखों में घुसे बाल निकालने के लिए हाथ बढ़ाया, परंतु उसका हाथ माथे के नीचे उभरने वाले बालों तक ही पहुंच पाया। तब जाकर उसे एहसास हुआ कि चश्मे की वजह से उसे हर चीज धुंधली दिख रही थी। जाहिर है ग्वाइल को चश्मे की जरूरत नहीं। उसने चश्मा उतारा। तुम दोनों ठीक हो? उसके मुंह से ग्वाइल जैसी तीखी आवाज निकली। हाँ, दाईं तरफ से क्रैब की भारी आवाज आई। हैरी ने अपने दरवाजे की चटकनी खोली और चटके हुए आईने के सामने खड़ा हो गया। ग्वाइल अपनी भावहीन आंखों से उसे घूर रहा था। हैरी ने कान खुजाए। ग्वाइल ने भी ऐसा ही किया। रॉन ने दरवाजा खोला। उन्होंने एक दूसरे को घूर कर देखा। रॉन और क्रैब में कोई फर्क नहीं था, सिवाय इसके कि वो पीला और सदमे में लग रहा था। क्रैब की तरह रॉन के बाल भी गोलाई में कटे थे। उसकी बाहें भी लंबी और गोरिल्ले जैसी थी। यकीन नहीं होता, रॉन ने आईने के पास आकर क्रैब की सपाट नाक को खुजाते हुए कहा। बेहतर है कि हम चलें, हैरी ने अपनी घड़ी ढीली करते हुए कहा, जो ग्वाइल की मोटी कलाई में चुभ रही थी। बस पता ये लगाना है कि नाग शक्ति का हॉल कहाँ है, काश कोई मिल जाए। रॉन, जो हैरी की तरफ देख रहा था, बोला, तुम नहीं जानते कि ग्वाइल को कुछ सोचते देखना कितना अजीब है? उसने हरमाइनी का दरवाजा भड़बड़ाया। चलो, अब हमें चलना चाहिए। एक ऊंचे सुर में निकली आवाज ने जवाब दिया, मुझे नहीं लगता मैं बाहर निकलूंगी, तुम लोग मेरे बिना जाओ। हरमाइनी, हम जानते हैं मिलीसेंट बुलस्ट्रोड बदसूरत है, कोई भी ये नहीं जान पाएगा कि ये तुम हो। नहीं, सचमुच मैं नहीं चल पाऊंगी, समय बर्बाद मत करो, जाओ तुम दोनों। हैरी ने परेशानी से रॉन की तरफ देखा। हैरी ने दरवाजे पर खड़े खड़े पूछा, तुम ठीक तो हो? ठीक हूँ, तुम लोग जाओ। हैरी ने घड़ी की तरफ देखा। उसके पास बेशकीमती 60 मिनट थे, उसमें से 5 गुजर चुके थे। उसने हरमाइनी से कहा, हम तुमसे यहीं पर मिलेंगे, ठीक है? हैरी और रॉन ने बाथरूम का दरवाजा सावधानी से खोला ताकि तसल्ली कर लें कि रास्ता साफ है। हैरी ने रॉन से बुदबुदाकर कहा, चलते समय हाथ मत झुलाओ। ओह, क्रैब उन्हें सीधे और सख्त रखता है ऐसे। हाँ, अब ठीक है। वे संगमरमर की सीढ़ियों से नीचे उतरे। नाग शक्ति के विद्यार्थियों की तलाश कर रहे थे, जिसका पीछा करते हुए नाग शक्ति के हॉल में जा सके, पर कोई नहीं दिखा। उसी समय लंबे घुंघराले बालों वाली एक लड़की उस प्रवेश द्वार से बाहर निकली। रॉन उसके पास फुर्ती से पहुंचा और बोला, सुनिए, हमारे हॉल का रास्ता किधर से है? क्या? हमारे हॉल का रास्ता? परंतु मैं तो चीलघाट में हूँ। वो मुड़कर उन्हें शक भरी नजरों से देखती हुई दूर चली गई। अब उन्हें लग रहा था कि ये काम उतना आसान नहीं होगा जितनी उम्मीद थी। भूल भुलैया की तरह दिखते गलियारे खाली थे। 15 मिनट बीत जाने के बाद जब वे बेचैन होने लगे तो सामने से किसी की आवाज सुनाई दी। हाँ, वहाँ कोई नाग शक्ति का विद्यार्थी है। आकृति बगल वाले कमरे से बाहर निकल रही थी। बहरहाल जब वे पास पहुंचे तो उनके दिल डूब गए। वो नाग शक्ति का विद्यार्थी नहीं था, बल्कि पर्सी था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रॉन ने आश्चर्य से कहा। पर्सी इस बात का बुरा मान गया। उसने सख्ती से कहा, तुम्हें इससे क्या मतलब? तुम क्रैब हो, है ना? क्या? ओह हाँ, रॉन बोला। पर्सी ने कड़कती आवाज में कहा, अपने कमरे में जाओ, आजकल गलियारों में भटकना सुरक्षित नहीं है। तुम भी तो भटक रहे हो, रॉन ने कहा। मैं प्रीफेक्ट हूँ, मुझ पर कौन हमला कर सकता है? पर्सी ने अपना सिर ऊंचा करते हुए कहा। अचानक हैरी और रॉन के पीछे एक आवाज गूंजी। ड्रैको मैल्फॉय उनकी तरफ आ रहा था। जीवन में पहली बार रॉन उसे देखकर खुश हुआ। मैल्फॉय उन्हें देखकर बोला, तो तुम लोग यहाँ हो? तुम दोनों बड़े हॉल में इतनी देर तक सुअर की तरह खा रहे थे। मैं तुम्हें ढूंढ रहा था, तुम्हें एक बहुत दिलचस्प चीज दिखाना है। मैल्फॉय ने पर्सी की तरफ तिरस्कार भरी नजर से देखा और व्यंग से कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो वीजली? पर्सी को बुरा लगा। तुम्हें स्कूल के प्रीफेक्ट के साथ अदब से पेश आना चाहिए। मुझे तुम्हारा व्यवहार पसंद नहीं आया। मैल्फॉय ने दांत दिखाए। वो हैरी और रॉन को अपने पीछे आने का इशारा करते हुए चल दिया।
हैरी तो पर्सी से माफी मांगने वाला था, परंतु समय रहते खुद को रोक लिया। हैरी और रॉन जल्दी से मेलफॉय के पीछे चल दिए, जिसने अगले गलियारे में मुड़ते हुए कहा, वो पीटर वीजली। पर्सी, रॉन ने उसे सुधारा। मेलफॉय बोला, उसका नाम चाहे जो हो, मैं ये देख रहा हूँ कि पिछले कुछ दिनों से वो चोरी छिपे चारों तरफ घूम रहा है। मैं शर्त लगा सकता हूँ वो फिराक में है कि वो नाग शक्ति के वारिस को अकेले पकड़ सकता है। वो हल्के से खिल्ली उड़ाने वाली हंसी हंसा। हैरी और रॉन ने रोमांचित होकर एक दूसरे की तरफ देखा। मेलफॉय पत्थर की नम और खाली दीवार के सामने रुक गया। उसने हैरी से पूछा, हमारा नया पासवर्ड क्या है? हैरी ने अटकते हुए कहा, परंतु मेलफॉय का ध्यान उसके अटकने पर नहीं गया। वो बोला, अरे हाँ, शुद्ध खून। दीवार में छिपे पत्थर का दरवाजा खुल गया। मेलफॉय इसके अंदर घुस गया और हैरी और रॉन उसके पीछे चले गए। नाग शक्ति का हॉल लंबा और नीचा था। जमीन के नीचे बने इस हॉल में खुरदुरे पत्थर की दीवारें और छत थी। मेलफॉय ने हैरी और रॉन को आग से दूर रखी खाली कुर्सियों पर बैठने का इशारा किया। यहीं इंतजार करना, एक चीज लाता हूँ, डैडी ने भेजी है। हैरी और रॉन हैरान थे, मेलफॉय क्या दिखाने जा रहा है, परंतु उन्होंने भरसक कोशिश की कि वे सहज दिखें। कुर्सियों पर बैठ गए। मेलफॉय जब 1 मिनट बाद लौटा तो उसके हाथ में अखबार की कतरन जैसी कोई चीज थी। उसने कतरन रॉन की नाक के नीचे बढ़ा दी और बोला, इसे पढ़कर तुम खुश हो जाओगे। हैरी ने देखा रॉन की आंखें दहशत से फैल गई थीं। उसने जल्दी से खबर पढ़ी। इसके बाद मजबूरी में हंसा और कतरन हैरी की तरफ बढ़ा दी। इस खबर को दैनिक जादूगर से काटा गया था। उसमें लिखा था, जादू मंत्रालय में जांच। एक मगलूकार पर जादू करने के लिए मगलू वस्तु दुरुपयोग विभाग के प्रमुख आर्थर वीजली पर 50 गैलियन का जुर्माना लगाया गया है। ये जादुई कार हॉगवर्ट्स जादू और तंत्र के विद्यालय में सितंबर में दुर्घटनाग्रस्त हुई थी। विद्यालय के गवर्नर मिस्टर मेलफॉय ने आर्थर वीजली के इस्तीफे की मांग की है। मेलफॉय ने हमारे संवाददाता से कहा, वीजली मंत्रालय की प्रतिष्ठा पर धब्बा है। जाहिर है वह हमारे लिए नियम बनाने के काबिल नहीं है। उनका मूर्खतापूर्ण मंगलू संरक्षण अधिनियम तत्काल खत्म होना चाहिए। इस बात पर टिप्पणी करने के लिए मिस्टर वीजली से संपर्क नहीं हो सका। उनकी पत्नी ने संवाददाताओं से कहा कि वो चले जाएं, वरना परिवार के पिशाच उन पर हमला कर देंगे। जब हैरी ने कतरन उसे वापस की तो मेलफॉय ने बेचैन होते हुए पूछा, तुम्हें खबर मजेदार नहीं लगी? हा 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 हा। हैरी ने फीकी हंसी हंसी। मेलफॉय ने हिकारत से कहा, आर्थर वीजली को तो मगलुओं से इतना प्रेम है कि उसे अपनी छड़ी के टुकड़े कर देना चाहिए और उनके बीच जाकर रहना चाहिए। वीजली परिवार को देखकर कौन कह सकता है कि उनका खून शुद्ध है? रॉन का चेहरा गुस्से से विकृत हो गया। मेलफॉय ने तत्काल पूछा, तुम्हें क्या हो गया है क्रैब? रॉन बुदबुदाया, पेट में दर्द हो रहा है। अच्छा, तो अस्पताल जाओ और जाकर भर्ती बदजातों को मेरी तरफ से एक लात मारना, मेलफॉय ने दांत दिखाते हुए कहा। मुझे हैरानी है, दैनिक जादूगर में यहाँ हो रहे हमलों के बारे में कुछ नहीं छपा है। मुझे लगता है डंबलडोर सारे मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हमले जल्दी नहीं रुके तो उन्हें बर्खास्त कर दिया जाएगा। मेरे पिताजी हमेशा कहते हैं कि डंबलडोर हॉगवर्ट्स के अब तक के सबसे बुरे हेडमास्टर हैं। उन्हें मगलू विद्यार्थियों से प्रेम है। कोई भी अच्छा हेडमास्टर क्रीवी जैसे घटिया बच्चे को प्रवेश नहीं देगा। मेलफॉय एक काल्पनिक कैमरे की तस्वीरें लेने लगा। वो कॉलिन का क्रूर परंतु सटीक अभिनय कर रहा था। पॉटर, क्या मैं तुम्हारी तस्वीर ले सकता हूँ? पॉटर, मैं तुम्हारा ऑटोग्राफ ले सकता हूँ? प्लीज पॉटर, क्या मैं तुम्हारे जूते चाट सकता हूँ? उसने अपने हाथ नीचे किए और हैरी और रॉन की तरफ देखा। तुम दोनों को आज क्या हो गया है? बहुत देर बाद हैरी और रॉन ने खुद को हंसने के लिए विवश किया, परंतु मेलफॉय इससे संतुष्ट हो गया। शायद क्रैब और गोयल हमेशा धीमी प्रतिक्रिया करते थे। मेलफॉय ने धीमे से कहा, बदजातों का दोस्त संत पॉटर, उसमें जादूगरों का संस्कार नहीं है, वरना उस नकचढ़ी बदजात ग्रेंजर के साथ नहीं घूमता रहता और लोग सोचते हैं वो नाग शक्ति का वारिस है। हैरी और रॉन ने सांस रोककर इंतजार किया। मेलफॉय निश्चित रूप से कुछ पलों में उन्हें बताने वाला है कि नाग शक्ति का वारिस वही है, परंतु तभी मेलफॉय ने चिढ़ते हुए कहा, काश मैं जानता नाग शक्ति का वारिस कौन है, मैं उसकी मदद कर सकता था। रॉन का जबड़ा लटक गया, जिससे क्रैब का चेहरा सामान्य से अधिक मूर्खतापूर्ण दिखने लगा। हैरी ने तेजी से सोचते हुए कहा, तुम्हें कुछ तो पता होगा इनके पीछे कौन है? मेलफॉय ने पलटकर जवाब दिया, गोयल, तुम तो जानते हो मुझे कुछ नहीं मालूम, कितनी बार बताऊं? और पिताजी भी मुझे कुछ नहीं बता रहे हैं कि आखिरी बार तहखाना कब खोला गया था।
जाहिर है ये 50 साल पहले हुआ था, उनके समय की बात है। वे इस बारे में सब जानते हैं। उनका कहना है कि मामले को दबा दिया गया था और अगर इसके बारे में मुझे जानकारी दी गई तो लोगों को मुझ पर शक हो जाएगा। परंतु एक बात मैं जानता हूँ, जब आखिरी बार तहखाना खुला था तो एक बदजात मरी थी। मैं शर्त लगा सकता हूँ कि इस बार भी कोई न कोई मरने वाला है। काश वो ग्रेंजर हो, उसने चटकारे लेकर कहा। रॉन क्रेब की दैत्याकार मुट्ठी भींच रहा था। हैरी को लगा अगर रॉन ने मैलफॉय को मुक्का मारा तो उनका भांडा फूट जाएगा, इसलिए हैरी ने उसे चेतावनी देने वाले अंदाज में देखा। इसके बाद उसने मैलफॉय से पूछा, क्या तुम जानते हो पिछली बार दरवाजा किसने खोला था, वो पकड़ा गया या नहीं? मैलफॉय बोला, अरे हाँ, वो जो भी था उसे स्कूल से निकाल दिया गया था और शायद अब भी अज़्काबान में सड़ रहा होगा। अज़्काबान? हैरी ने आश्चर्य से पूछा। मैलफॉय ने उसकी तरफ हैरानी से देखा। अज़्काबान यानी जादूगरों की जेल गोयल। सच्ची अगर तुम्हारी बुद्धि थोड़ी कम हो जाए तो तुम पीछे की तरफ चलने लगोगे। वो अपनी कुर्सी पर बेचैनी से पहलू बदलते हुए बोला, पिताजी कहते हैं कि मैं अपने काम से काम रखूं, नाग शक्ति के वारिस को उसका काम करने दूं। वो कहते हैं स्कूल से बदजात की गंदगी साफ होनी चाहिए, परंतु वो नहीं चाहते कि मैं इस काम में नाग शक्ति के वारिस की मदद करूं। उनके पास बहुत सी उलझने हैं। तुम्हें तो पता है जादू मंत्रालय ने पिछले सप्ताह हमारी जागीर पर छापा मारा था। हैरी ने गोयल के सपाट चेहरे पर चिंता का भाव लाने की कोशिश की। मैलफॉय ने कहा, खुशकिस्मती से उन्हें ज्यादा कुछ नहीं मिला। पिताजी के पास काले जादू का बहुत सा कीमती सामान है, परंतु किस्मत से हमने ड्राइंग रूम के फर्श के नीचे अपना खुफिया तहखाना बना रखा है। अच्छा, रॉन बोला। मैलफॉय ने उसकी तरफ देखा और हैरी ने भी। रॉन लज्जित हो गया। उसके बाल लाल हो रहे थे, उसकी नाक भी लंबी हो रही थी। 1 घंटे का समय खत्म हो गया था। रॉन पुराने रूप में आ रहा था। जिस दहशत से उसने अचानक हैरी को देखा, स्पष्ट हो गया कि हैरी भी अपने रूप में वापस आ रहा है। वो दोनों उछलकर खड़े हो गए। मैं पेट दर्द की दवा लाता हूँ, रॉन बुदबुदाया। इसके बाद एक पल की देरी किए बिना वो भागे। उन्होंने नाग शक्ति के लंबे हॉल को सरपट पार किया, पत्थर की दीवार से सरसराते हुए निकले और गलियारे में दौड़ लगा दी। उम्मीद कर रहे थे कि मैलफॉय को कुछ पता नहीं चला होगा। गोयल के बड़े जूते हैरी को अपने पैरों में फिसलते हुए महसूस हो रहे थे जब उसका शरीर छोटा हो गया। उसने अपने दुशाले को ऊपर करके पकड़ना चाहा। वे अंधेरे प्रवेश द्वार में सीढ़ियों पर धड़धड़ाते हुए चढ़े। उन्हें उस अलमारी से धमा चौकड़ी की दबी आवाज आ रही थी जिसमें उन्होंने क्रैब और गोयल को ताले में बंद किया था। उनके जूतों को अलमारी के दरवाजे पर रखते हुए उन्होंने नंगे पैर सिर्फ मोजों में ही संगमरमर की सीढ़ियों पर चढ़ते हुए मायूस मीना के बाथरूम की तरफ दौड़ लगा दी। रॉन ने अपने पीछे बाथरूम का दरवाज़ा बंद करते हुए और हाँफते हुए कहा, हमारा समय बर्बाद तो नहीं हुआ। चलो, हम ये तो जान ही गए कि हमले कौन कर रहा है, परंतु कल ही डैडी को खत लिखकर बताऊंगा कि मैलफॉय के ड्राइंग रूम के नीचे की तलाशी लें। हैरी ने चटके हुए आईने में चेहरा देखा। पहले की तरह वो सामान्य हो गया था। चश्मा पहन लिया। रॉन ने हरमाइनी के टॉयलेट का दरवाज़ा भड़भड़ाया। हरमाइनी, बाहर आ जाओ, तुम्हें बहुत सी बातें बताना है। चले जाओ, हरमाइनी चीखी। रॉन बोला, क्या बात है, तुम भी तो अपने असली रूप में आ गई होगी। परंतु उस टॉयलेट के दरवाजे के बाहर अचानक मायूस मीना तैरती हुई बाहर आई। हैरी ने उसे पहले कभी इतना खुश नहीं देखा था। वो भूतहा हंसी हंसते हुए बोली, इंतजार करो जब तक कि तुम उसे देख न लो, भयानक दिख रही है। उन्होंने चिटकनी खुलने की आवाज़ सुनी। हरमाइनी सुबकती हुई उनके सामने आई। उसने अपने दुशाले को सीध से खींचा। रॉन भौचक्का होकर पीछे वाले सिंक में लुढ़क गया। हरमाइनी के पूरे चेहरे पर काले बाल थे, उसकी आंखें पीली हो गई थी और उसके बालों के बीच से लंबे नुकीले कान बाहर झांक रहे थे। हरमाइनी चीखी, वो बिल्ली का बाल था। मिलीसेंट वुलस्टोड के पास कोई बिल्ली होगी और भेष बदल काढ़े का प्रयोग जानवरों में बदलने के लिए नहीं हो सकता। ओह ओह, रॉन बोला। मीना ने खुश होते हुए कहा, लोग तुम्हारा बुरी तरह मजाक उड़ाएंगे। हैरी ने कहा, कोई बात नहीं हरमाइनी, अस्पताल चलो, मैडम पॉम्फ्री कभी ज्यादा सवाल नहीं पूछती। हरमाइनी को टॉयलेट छोड़ने के लिए मनाने में उन्हें वक्त लगा। मायूस मीना ने खुशी की किलकारी के साथ उन्हें उनके रास्ते पर भेजा।